students of semester 3, welcome back after a short break. So, we start with a new video today, students, and the topic for today is, you can see, causes of French Revolution of 1813. उन 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों पे आज हम चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस क्रांति को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक नाम है जुलाई क्रांति, द जुलाई रेवोल्यूशन, और दूसरा नाम है 3 दिन का गौरवशाली युद्ध, 3 days of glorious revolution। ये नाम क्यों पड़े? सिंपल सी बात है, ये क्रांति जुलाई माह में आरंभ हुई, इसलिए जुलाई क्रांति भी कहलाती है। This revolution started in the month of July, so it is also known as the July Revolution। और 3 दिन का गौरवशाली युद्ध क्यों कहलाता है? क्योंकि ये युद्ध 27, 28 और 29 जुलाई को हुआ। Therefore, it is known as 3 days of glorious revolution, 27, 28 and 29. This revolution continued for 3 glorious days. So now I have made it clear regarding the name of the revolution. So now we start with the causes. So students, आप हिस्ट्री के छात्र हैं और पहले भी मैंने आपको बताया है कि इतिहास में जब जब क्रांतियां हुई हैं किसी भी स्थान पर कभी भी, तो पहला कारण हमेशा क्या होता है? निरंकुश राजतंत्र, डिस्पोटिक और ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ रूल। यदि राजा अच्छा है, सरकार अच्छी है, जनता खुश है, ऑल इज वेल, कभी भी क्रांति नहीं होगी। तो याद रखिएगा आंख बंद करके कि क्रांति के पीछे पहला कारण होता है निरंकुश राजतंत्र। तो अब हम देखेंगे कि 1830 में फ्रांस की गद्दी पे कौन बैठे थे। इस समय फ्रांस की गद्दी पर आसीन थे चार्ल्स दशम। Charles the 10th was sitting on the throne of France। और वो कैसे शासक थे? वो एक प्रतिक्रियावादी एवं स्वेच्छाचारी शासक थे। Charles the 10th was a despotic and autocratic kind of ruler। और वो दैवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करते थे। He believed in the divine rights of kingship। आपको पता होगा इसका अर्थ क्या है? मैं फिर बता देती हूँ जिनको पता नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि शासक जो है अपने को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझकर राज्य करते थे। और जैसे मनुष्यों के ईश्वर में आस्था होती है, हम ईश्वर की प्रत्येक बात को मानते हैं, उसी तरह ये शासक चाहते थे कि जनता उनमें पूर्ण आस्था रखे और उनकी हर बात आंख मूंद कर माने, भले ही वो बात गलत हो अथवा सही। और चार्ल्स दशम जो थे वो क्रांति के सिद्धांतों, जो क्रांति के 3 सिद्धांत थे, क्रांति के तीनों सिद्धांतों और जनता के अधिकारों के प्रबल विरोधी थे। अब मैं एक बार रिवाइज करा दूं। मैंने पहले भी फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया है कि फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख सिद्धांत क्या थे। The 3 main principles of the French Revolution were liberty, equality and fraternity। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत न केवल फ्रांस में प्रसारित हुए
वरन पूरे यूरोप में ये गूंज उठे थे। परंतु यहां आप देखिए कि ये निरंकुश शासक चार्ल्स दशम ने इन सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। उसने जनता को किसी प्रकार के अधिकार देने से मना कर दिया। उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। He imposed restrictions on the freedom of the press. जनता ये सब कैसे सहन कर सकती थी? This is a question mark. आज आपके और हमारे साथ यही हो, इंडिया में यही होए तो हम क्या करेंगे? हम क्रांति करेंगे, हम सरकार गिरा देंगे। तो अगर फ्रांसीसी जनता ने ऐसा किया तो क्या गलत किया? सो द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला कारण है निरंकुश राजतंत्र। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा कारण है कि चार्ल्स दशम जो थे वो रोमन कैथोलिक चर्च की सर्वोच्चता फ्रांस में पुनः स्थापित करना चाहते थे। चार्ल्स II wanted to re-establish the superiority of the Roman Catholic Church in France. क्रांति काल में चर्च से शिक्षा देने का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन क्या किया चार्ल्स दशम ने? यह अधिकार पुनः चर्च को वापस दे दिया। और जो पेरिस विश्वविद्यालय था, पेरिस यूनिवर्सिटी थी, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया चार्ल्स दशम ने? स्टूडेंट्स, आपको बहुत ताज्जुब होगा। पेरिस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष एक पादरी नियुक्त किया गया। कितनी विचित्र बात है। पादरी का क्या कर्तव्य है? वो अपने चर्च में रहे, अपने गिरजाघर में रहे और वहां के धार्मिक कार्यों को संपन्न करे। ये एक पादरी का कर्तव्य होता है। और पादरी को बना दिया गया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। क्या किया जा सकता है? निरंकुश शासक है, जो उसके मन में आया उसने किया। गलत हो चाहे सही हो, जनता को उसकी बात माननी है। और जितने भी कैथोलिक धर्म विरोधी अध्यापक थे, उन विचारों को पदों से निकाल दिया गया और चर्च की संपत्ति की चोरी के लिए मृत्यु दंड निर्धारित कर दिया गया। डेथ सेंटेंस, जान ले ली जाएगी। और इसी क्रम में आप आगे बढ़िए, देखिए कि चार्ल्स दशम ने अपने उत्तराधिकारी की शिक्षा के लिए किसे नियुक्त किया? एक बहुत ही कट्टर कैथोलिक शिक्षक को नियुक्त किया जिसका नाम था थेरे। इंग्लिश में थियर्स, THEIRS, थियर्स। उसको क्यों नियुक्त किया स्टूडेंट्स? उसको इसलिए नियुक्त किया ताकि उसका उत्तराधिकारी भी उसी के समान कट्टर कैथोलिक बन जाए। यू गेट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? वो रोमन कैथोलिक चर्च की सर्वोच्चता की पुनर्स्थापना में लगा हुआ है। और इसीलिए इतिहासकारों ने चार्ल्स दशम के सरकार को, शासनकाल को क्या कहा? पुजारियों की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द प्रीस्ट्स, और उचित ही कहा है। सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कि चार्ल्स दशम ने कुलीनों को, कुलीन वर्ग मतलब नोबल क्लास, नोबिलिटी, जिनके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि कुलीन वर्ग कितना संपन्न था, विशेषाधिकार युक्त वर्ग था। लेकिन क्रांति काल में उनके विशेषाधिकार उनसे छीन लिए गए थे। चार्ल्स दशम ने क्या किया?
शासक बनने के पश्चात चार्ल्स दशम ने कुलीन वर्ग को राज्य में ऊंचे ऊंचे पद दिए, जिनसे उनको बहुत अधिक आर्थिक लाभ पहुंचता था, उनको बहुत अधिक सुविधाएं दे डाली। आम जनता ये सब कैसे बर्दाश्त करती और क्यों बर्दाश्त करती? स्थिति स्टूडेंट्स वही हो गई थी जो 1789 में थी, जब नोबिलिटी क्लास, कुलीन वर्ग एक प्रिविलेज्ड क्लास था। तो आम जनता ने इसका विरोध किया, क्योंकि इससे समानता के सिद्धांत का हनन हो रहा था। जब एक वर्ग को विशेष सुविधाएं मिलेंगी तो दूसरा वर्ग स्वाभाविकता विशेषाधिकार विहीन वर्ग हो जाएगा। और क्रांति का दूसरा सिद्धांत था समानता, जिसका हनन खुले आम चार्ल्स दशम द्वारा हो रहा था। फ्रांसीसी जनता बहुत नाराज थी, बहुत असंतुष्ट थी, और इसी कारण विद्रोह का होना स्वाभाविक था। It was but natural for the French people to revolt, which they ultimately did. इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है कि चार्ल्स दशम ने प्रवासी फ्रांसीसियों की क्षतिपूर्ति के लिए बहुत सा धन, बहुत सा पैसा खर्च किया, जिससे राष्ट्र को हानि हुई, लॉस हुआ देश को। और इसकी पूर्ति करने के लिए चार्ल्स दशम ने क्या किया? चार्ल्स दशम ने ऋण पे जो ब्याज लग रहा था उसका दर 5% से घटाकर 4% कर दिया। इससे पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास बहुत नाराज हो गया चार्ल्स दशम से। क्यों नाराज हो गया? इसलिए नाराज हो गया क्योंकि ये ऋण, ये पैसा कर्ज के रूप में, लोन के रूप में चार्ल्स दशम ने इस पूंजीपति वर्ग से लिया था। और अब पूंजीपति वर्ग को 1% का लॉस हो रहा था ब्याज दरों में। तो स्वाभाविक बात है कि पूंजीपति वर्ग बहुत असंतुष्ट हो गया। आम जनता तो असंतुष्ट आपको दिख ही रही है। और अब पूंजीपति वर्ग जो पैसे से सपोर्ट कर रहा था सरकार को, वो भी चार्ल्स दशम से असंतुष्ट हो गया। Got it? Now we proceed further to the next point कि जब 1829 के इलेक्शंस हुए, 1829 के निर्वाचन हुए, तो उसमें क्या हुआ? ये प्रतिक्रियावादियों ने, या कह लीजिए राज सत्तावादियों ने, और क्लियर कर दे, चार्ल्स दशम के गुट ने मतदाताओं पर बहुत प्रेशर डाला, बहुत प्रभाव डाला कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रांसीसी जनता ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि फ्रांसीसी जनता बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो चुकी थी। ऊपर जो मैंने आपको कारण बताए हैं, और परिणाम क्या निकले? 1829 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या निकले? प्रतिक्रियावादियों को, या कह लीजिए राज सत्तावादियों को, या कह लीजिए चार्ल्स दशम के गुट को केवल 125 सीटें प्राप्त हुई। कितनी कम सीटें हैं। दूसरी तरफ उदारवादियों को, लिबरलिस्ट को जनता ने 428 सीटें दी। कितना बड़ा अंतर है। यू कैन सी द वाइड गैप बिटवीन द टू पार्टीज। चार्ल्स दशम घबरा गया। उसने राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा को
भंग कर दिया। He dissolved the national body of the people. पुनः चुनाव कराए गए। फिर क्या परिणाम आए? कोई फर्क नहीं आया परिणामों में। जो लिबरलिस्ट पार्टी थी, जो उदारवादी पार्टी थी, उसको फिर से बहुमत मिला। स्टूडेंट्स, क्यों बहुमत मिला? क्योंकि फ्रांसीसी जनता बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे चार्ल्स दशम की नीतियों से, चार्ल्स दशम की निरंकुशता से। फ्रांसीसी जनता बहुत असंतुष्ट थी, उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमेशा स्टूडेंट्स होता है तात्कालिक कारण, द इमीडिएट कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। इमीडिएट कॉज इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तात्कालिक कारण में क्या हुआ? सारे कारणों तो आपने देखे क्रम से। अंत में क्या हुआ? जो अंतिम कील होती है, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, उसमें क्या हुआ कि चार्ल्स दशम के एक बहुत ही प्रतिक्रियावादी मंत्री थे। इनका नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नाम था पॉलिग्नैक। पॉलिग्नैक। और इन मिस्टर पॉलिग्नैक ने सेंट क्लाउड स्थान का नाम है, इस स्थान पर 4 बहुत ही प्रतिक्रियावादी अध्यादेश पारित कर दिए। एट सेंट क्लाउड, द मिनिस्टर ऑफ चार्ल्स X, Polignac, issued 4 reactionary ordinances which were responsible for the revolution of 1830. अब ये 4 प्रतिक्रियावादी कानून या अध्यादेश या ऑर्डिनेंसेस क्या थे? यू मस्ट नो अबाउट देम स्टूडेंट्स। मैं फिर कहती हूं, कंसल्ट योर बुक्स, ऑलवेज एंजॉय माय वीडियो, बट एट द सेम टाइम कंसल्ट योर बुक्स ऑल्सो अबाउट विच आई हैव टोल्ड यू। ये 4 अध्यादेश रट लीजिएगा। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। दूसरा, नव निर्वाचित प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया। तीसरा, मताधिकार के लिए योग्यता पहले से अधिक बढ़ा दी गई, जिसका दुखद परिणाम क्या था कि अब 75% फ्रांसीसी जनता मतदान नहीं कर सकती थी। चार्ल्स दशम यही चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा फ्रांसीसी जनता मत ना डाल पाए। ये उनकी निरंकुशता की पराकाष्ठा नहीं थी तो और क्या था? और चौथा और अंतिम कानून या अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या था? वो ये था कि नई घोषणा के अनुसार सितंबर में निर्वाचन कराए जाने की बात कही गई। तो ये थे 4 अध्यादेश। अब जनता ने क्या किया? जनता चुपचाप बैठने वाली नहीं थे। जनता ने नारे लगाना शुरू कर दिए। जनता चिल्लाने लगी। द फ्रेंच पीपल रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट चार्ल्स X। और 27 जुलाई को क्रांति का बिगुल बज गया। और 3 दिन 3 डेज 27, 28 और 29 जुलाई को फ्रांसीसी जनता और राजा की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। क्या परिणाम निकला? क्रांति का दमन नहीं हो सका। विजय आम जनता की हुई। फ्रांसीसी क्रांति में 1830 की फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी जनता को विजय हाथ लगे।
और लुई और चार्ल्स दशम जो थे उन्होंने घबराकर घोषणा करी। क्या घोषणा करी? मैं 26 जुलाई के चारों अध्यादेशों को वापस लेने को तैयार हूं। I am ready to take back the 4 ordinances of 26 जुलाई। अब जनता मानने वाली नहीं थे। चार्ल्स दशम और उनके मंत्री पॉलिग्नैग फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गए। क्रांति सफल हुई। The revolution of 1830 was successful और चार्ल्स दशम के स्थान पर किसको गद्दी पे बैठाया गया? रिमेंबर इट, बूरबा वंश के लुई फिलिप को फ्रांस के सिंहासन पर बैठाया गया। बूरबा वंश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉरबॉन डायनेस्टी, Bourbon। Louis Philippe of the Bourbon dynasty was placed on the throne of France। तो यहां आपने देखा स्टूडेंट्स कि मैंने आपके साथ सारे कारणों को डिस्कस कर लिया है। आई एम श्योर यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। इफ यू आर बेनिफिटेड, आपको लाभ मिल रहा है, प्लीज like my video, share it. Bye students, till we meet again. Stay home, stay safe.